सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई सेकेंड टर्म का सिलेबस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इस सेकेंड टर्म के सिलेबस में हमने एक चैप्टर तो पूरा कंप्लीट भी कर दिया और आज हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। याद है ना, प्रीवियस सेशन में हमने आपको प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाकर करेंगे और अगर आपका कोई डाउट होगा तो लाइव सेशन है, ड्यूरिंग दिस सेशन आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स हमें इजीली विजिबल है। भाई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स में आप एडिड हैं, जिन भी ग्रुप्स में आप एडिड हैं उन सभी ग्रुप्स में हमारे इस वीडियो का बस लिंक शेयर कर दीजिए। आपके सारे फ्रेंड्स को बुला लाइए, क्योंकि बता दीजिए उनको कि आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस जितने भी सेशंस हमने आपको प्रोवाइड किए, अगर कोई मिस किया है तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्यूचर की अपकमिंग जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए कि कब कब हमारी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं तो उसका लिंक भी आप जाकर देख सकते हो। ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई ना तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आपके फिंगर टिप्स पर होगा। ये जितने भी नोट्स आपको हमारी स्क्रीन पर विजिबल हैं, ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। अगर चाहते हो नोट्स तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो करें स्टार्ट। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए क्या इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, क्लास 11th टर्म 2। अच्छा, जैसे कि हमने आपको टर्म 2 में ही बता दिया था, वही एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टर्म 2 के फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बता दिया था, अब वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि टर्म 2 इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगा। टर्म 1 में आपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंज्यूमर कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब किया था। लेकिन अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करोगे और उनके सॉल्यूशंस ढूंढोगे। आपको तो पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट स्मॉल लेवल, यानी छोटे मोटे लेवल पर, यूनिट वाइज, इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रॉब्लम फेस की जाती है उसको सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हम यूज करते हैं। एक सिंगल कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या थी वो आपने स्टडी कर लिया टर्म 1 में। अब टर्म 2 में आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम को दूर करना है। तो मैं एक बार दोबारा कहूंगा कि अगर आप इन चैप्टर्स की इन डेप्थ रिवीजन करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर एक प्रोड्यूसर पैदा करना है। यानी आज से आप प्रोड्यूसर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस वुमेन हो। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये सारा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने बैठ जाते हैं और उनको ये चैप्टर फिर समझ नहीं आता। भाई अब से आप प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत आसान है। करते हैं स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का ये हमारे पास पहला लेक्चर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट कितने तरह की होती है, फैक्टर कॉस्ट, नॉन फैक्टर कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सब तरह की कॉस्ट कैटेगरीज आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कॉस्ट क्या होता है।
पिछला चैप्टर किया था। पिछले चैप्टर में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आखिरकार प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया था ना कि प्रोडक्शन क्या होता है। याद करिए, एज अ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, और वो फिनिश गुड्स मार्केट में किसी ना किसी की जरूरत को, किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चाहिए होता है? इनपुट्स। प्रोडक्शन रिक्वायर इनपुट्स। विदाउट इनपुट्स हम किसी भी तरह की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन भाई, क्या इनपुट्स फ्री में मिलते हैं? इनपुट्स को एक्वायर करने के लिए क्या कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती? इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये भी आपको पता है। जितने भी इनपुट्स होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आपको तो पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में नहीं मिलते हैं, हमें समथिंग इन रिटर्न उनको पे करना ही पड़ता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले बात करें लैंड की, तो लैंड के बदले में हमें ऑब्वियसली रेंट पे करना पड़ता है। अगर हम बात करें लेबर की, लेबर भी इनपुट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। फ्री में तो मिलेंगे ही नहीं, बदले में हमें उनको वेजेस तो पे करनी पड़ेंगी। देन ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल की, अगर आप पैसा उधार लेते हो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज कैपिटल, तो बदले में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट के तो बात बनेगी नहीं, है ना? इंटरेस्ट। ऐसे ही लास्ट में अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर की, तो वो भी अपनी फीस चार्ज करता है, जो कि एक तरह से प्रॉफिट होता है। सो इतना क्लियर है कि जो भी इनपुट्स यूज किए जाएंगे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, एज अ प्रोड्यूसर उनकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। एंड दैट पेमेंट इज कॉस्ट, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट। जो भी खर्चा किया जाएगा इनपुट्स को एक्वायर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, वो आपकी कॉस्ट कहलाएगी। यहां पर आप देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ producing the goods is one of the important point which needs to be considered by the producer। भाई, प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा होगा इसके बारे में प्रोड्यूसर को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना कॉस्ट इंकर किए आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो इनपुट्स चाहिए, और इनपुट्स फ्री में तो मिलेंगे ही नहीं, खर्चा तो करना पड़ेगा भाई। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। जियो प्लान स्टार्ट हुआ था फ्री से, लेकिन करते करते अब महंगा कितना हो गया आप खुद देख सकते हो। रिसेंटली उसके प्राइसेस इंक्रीज हुए। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। सो एवरी इनपुट्स रिक्वायर सम पेमेंट। जितने भी इनपुट्स आप यूज करोगे उनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, एंड दैट पेमेंट इज एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट। सो कॉस्ट मीन्स, यहां पर देखो क्या लिखा है, cost means the expenditure incurred by the producer on the consumption of some inputs। भाई, प्रोडक्शन के दौरान जितने भी इनपुट्स यूज किए जाएंगे उनकी पेमेंट करने के लिए जो खर्चा होगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट। यानी अगर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर और इनपुट्स हम लिखें तो क्या ये गलत होगा? ऑब्वियसली नहीं भाई। कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, यानी जितने भी इनपुट्स आपके द्वारा एक्वायर किए जाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, भाई वही आपकी कॉस्ट कहलाएगी। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इनपुट्स फैक्टर इनपुट्स होते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के इनपुट्स यूज होते हैं। आप प्रोड्यूसर हो ना, मैंने आपको पहले ही चैप्टर के बिगिनिंग में ही कह दिया था कि अब से आप कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर हो। एज अ प्रोड्यूसर आपको प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स तो चाहिए,
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, मशीन्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये सब आपके इनपुट्स हैं। ये इनपुट्स दो तरह के होते हैं, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट, अब ये क्या होते हैं डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर इनपुट्स की, इनपुट्स का मतलब तो क्लियर है, इनपुट्स का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो आइटम्स जो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं भाई? देखो सिंपल, फैक्टर इनपुट ऐसे इनपुट्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज तो किए जाते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे इनपुट्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज तो किए जाते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, यानी वो रॉ मटेरियल नहीं होते हैं। ऐसे इनपुट्स जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज नहीं किए जाते हैं, ये एक तरह से प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होते हैं ताकि प्रोडक्शन की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, भाई जिस जमीन पर आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया तो प्रोडक्ट बेचते समय आप लैंड भी बेच दोगे कि भाई ये लो हमने मोबाइल बनाया है, मोबाइल 10,000 का है, इसके साथ लैंड भी दे रहे हैं, ले जाओ। नहीं ना, लैंड तो आपकी फैक्ट्री में ही रहेगा, वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसे ही जिस लेबर ने वो मोबाइल बनाया होगा उस लेबर को हम साथ में थोड़ी गिफ्ट कर देंगे कि भाई ये बंदा भी ले जाओ साथ में, इसको भी यूज करो, ये मोबाइल चलाकर दिखाएगा आपको कैसे चलता है। नहीं, क्या हम अपना कैपिटल भी दे देंगे? क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप भी दे देंगे? क्या हम मशीन्स भी दे देंगे? क्या बिल्डिंग भी दे देंगे? नहीं, वो सभी इनपुट्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होते हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन करने में यूज किए जाते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, उनको सेल करने के टाइम पर हम उसको साथ में नहीं देना पड़ता, दैट इज फैक्टर इनपुट्स। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, those inputs which are used in the process of production for producing goods। भाई फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप इनपुट्स यूज करते हो जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते लेकिन फिर भी प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं फैक्टर इनपुट्स। क्या ये आपको फ्री में मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं, ये आपको फ्री में तो नहीं मिलने वाले, इनको एक्वायर करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। सो इनको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑन फैक्टर इनपुट्स। क्या कहेंगे? कॉस्ट इंकर्ड ऑन फैक्टर इनपुट्स, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फैक्टर इनपुट्स। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फैक्टर इनपुट्स। भाई प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किए जाने वाले कुछ ऐसे इनपुट्स जो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाते हैं और प्रोडक्ट के साथ देने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई अगर आप एक शर्ट या टी शर्ट बना रहे हो तो उसके साथ आप रॉ मटेरियल में ये कपड़ा यूज करोगे, है ना, ये बटन्स यूज करोगे, थ्रेड यूज करोगे, वो आपको साथ में देना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई बटन का अलग से चार्ज लगेगा, कॉलर का अलग से चार्ज लगेगा, पॉकेट का अलग से चार्ज लगेगा, कपड़े का अलग से चार्ज लगेगा, नहीं, आप एक साथ उसका पैसा वसूलते हो। सो ऐसे इनपुट्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होते हैं और प्रोडक्ट का पार्ट बन जाते हैं, जिनको सेल करने के टाइम पर साथ में ही आपको बेचना पड़ता है, दैट इज नॉन फैक्टर इनपुट्स। और इसमें मेजरली क्या काउंट होता है? आपका रॉ मटेरियल। मेजरली इसमें क्या चीज काउंट की जाती है? रॉ मटेरियल। सो दोज इनपुट्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन and which are converted into the finished goods is known as non-factor inputs। यानी ऐसा मटेरियल जो इनपुट के तौर पर यूज किया जाता है और बाद में फिनिश प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उनको हम नॉन फैक्टर इनपुट्स कहते हैं। अगर आप नॉन फैक्टर इनपुट्स को एक्वायर करने में खर्चा करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट इंकर्ड ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स। इसका मतलब
आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्चा किया जाएगा वो फैक्टर इनपुट्स के ऊपर भी किया जाएगा और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर भी किया जाएगा, दैट इज कॉस्ट। यानी अगर मैं आपको कहूं टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनपुट कॉस्ट प्लस नॉन फैक्टर इनपुट कॉस्ट, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, सही है भाई। जितना भी खर्चा फैक्टर इनपुट्स के ऊपर किया जाएगा और जितना भी खर्चा नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर किया जाएगा उन दोनों को मिला दो, आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कोस्ट मीन्स, ध्यान से देखो, कोस्ट मीन्स अमाउंट incurred by the producer on the purchase of factor as well as the non-factor inputs for the production purpose. सिंपल, खत्म। भाई जो खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है फैक्टर इनपुट्स या नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, उसको हम कोस्ट कहते हैं, है ना? या फिर हम ये भी कह सकते हैं द टोटल अमाउंट इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू एक्वायर फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स इज नॉन एज कोस्ट। भाई जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी ना तो एग्जाम में आपको ये लाइंस रट के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना लाइनों को रटने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है कि रट लो, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। भाई ये कॉन्सेप्ट आपका इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, हायर स्टडीज तक जाएगा। अभी समझ लो, अभी समझ लो, हायर स्टडीज में कोई समझाएगा नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो एग्जाम में आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हो। आपकी डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगी, आपको ये लाइन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट की। जैसे कि हमने बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, नॉन फैक्टर कॉस्ट, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। होता क्या है, कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देखो एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब आप समझते हो क्या होता है? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सटर्नल, आउटसाइड। एक्सटर्नल या फिर आप इसको लिख सकते हो आउटसाइड। सो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। भाई एक प्रोड्यूसर के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाएगा इनपुट्स अरेंज करने के लिए, ऐसे इनपुट्स जो बाहर से अरेंज किए जाएंगे, क्योंकि बिजनेस के पास नहीं है, लेबर लेना होगा बाहर से लिया जाएगा, कोई मटेरियल लेना होगा बाहर से लिया जाएगा। वो सारा खर्चा जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रिसोर्सेज अरेंज करने के लिए, उनको हम एक्सप्लिसिट या फिर एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने आपको जॉब देनी है और मैंने कहा कि मैं आपको ना 20,000 रुपीज पे करूंगा पर मंथ। सफिशिएंट है ना 20,000 या कम है? मैंने कहा कि मैं आपको 20,000 पर मंथ पे करूंगा, तो ये मेरी कॉस्ट है। मैं इनपुट अरेंज कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ लेबर, आप यहां पर एज अ लेबर वर्क करोगे, ये मेरा खर्चा है एज अ प्रोड्यूसर। कौन सा खर्चा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि भाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मैंने लेबर को अरेंज किया ताकि मैं अपनी प्रोडक्शन कर सकूं। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग इनपुट्स फ्रॉम मार्केट, यानी मार्केट से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जितने भी रिसोर्सेज अरेंज किए जाएंगे उनकी पेमेंट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की।
सर एक्सप्लिसिट का मतलब एक्सटर्नल होता है, तो ऑब्वियसली यहां पर इम्प्लिसिट का मतलब तो इंटरनल ही होगा ना। बिल्कुल सही, इंटरनल कोस्ट। अब देखो कई बार क्या होता है, एक प्रोड्यूसर को हर बार मार्केट से फैक्टर अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मैंने आपको जॉब दे दी, तो ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि मैंने मार्केट से आपको हायर किया, आपको जॉब दी, एज अ लेबर मैंने आपको अपॉइंट किया, ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की जॉब वेकेंट थी, मतलब मेरे को मैनेजर भी चाहिए था। मैंने कहा कि मैनेजर की क्या जरूरत है, मैं एक अच्छा मैनेजर हूं, मेरे को सारी नॉलेज है, तो मैं खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर अपॉइंट हो गया, एज अ मैनेजर। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली मैं अपने आप को पे करूंगा, मैं अपनी सैलरी खुद अरेंज करूंगा, इसको हम कहते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। सिंपल। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इनपुट्स जो मार्केट से रेज किए जाते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आते हैं क्योंकि उनको खर्चा देना पड़ता है। और ऐसे फैक्टर्स जिनको मार्केट से अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग होते हैं, उनको हम इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को लैंड की जरूरत थी, मेरे को लैंड की जरूरत थी, मतलब मेरे को एक जमीन चाहिए थी, मेरे पास वो नहीं थी, मैंने 10,000 रुपीज देकर एक जमीन किराए पर ले ली, रेंट पर ले लिया, तो ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि भाई ये मैंने मार्केट से रेज की है, ये मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरा इनपुट एक्सप्लिसिट है। मेरे को लेबर की जरूरत भी थी, मैंने कहा क्यों ना अभी मैं ही वर्क करता हूं एज अ लेबर, और मैंने अनुमान लगाया कि भाई मेरे को एज अ लेबर 10,000 रुपीज सैलरी मिलनी चाहिए पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो सैलरी जो पे की जाएगी, मैं अपने आप को जो सैलरी पे करूंगा वो इंप्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि मैंने लेबर मार्केट से रेज नहीं किया, मैं खुद काम कर रहा हूं, ये इंप्लिसिट कॉस्ट है। क्लियर? एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस क्लियर? बहुत ही आसान है। तो यहां पर लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से रीड कर लो। एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, क्या लिखा है? सेल्फ ऑक्युपाइड इनपुट्स। भाई ऐसे इनपुट्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर किया गया खर्चा एक इंप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। अब हमारे पास ऑलरेडी इनपुट्स हैं, हमारे पास इनपुट्स ऑलरेडी हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है ना? अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि भाई मैं अपने आप को 10,000 सैलरी दूंगा, ये मुश्किल है इसका अनुमान लगाना, है ना? तो हम मार्केट में देखेंगे कि भाई मेरे जैसे वर्कर को कितना पैसा मिल रहा है, और मैंने ढूंढा कि मेरे जैसे वर्कर को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है मेरे को भी 10,000 मिलेंगे। मैं अपने आप को थोड़ी डिसाइड करूंगा कि कितने पैसे मिलने हैं, मैं तो मार्केट में ही देखूंगा ना कि मेरा जैसा वर्कर अगर कहीं पर काम करेगा तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 10,000। तो मैंने कहा मेरी इंप्लिसिट कॉस्ट होगी 10,000। सो estimated expenditure on self-owned inputs is called as implicit cost. हमारे पास जो पहले से इनपुट्स होते हैं उनके ऊपर किया गया खर्चा एक तरह से implicit cost कहलाता है। आपके सामने एक एग्जांपल दे रखी है, कमेंट करके जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ इसमें से implicit cost की वैल्यू कितनी है और explicit cost की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ प्रोड्यूसर यूजिंग अ लैंड फॉर प्रोडक्शन एंड पेड रेंट रुपीज 20,000। एक प्रोड्यूसर है जो एक लैंड यूज कर रहा है प्रोडक्शन पर्पस के लिए और वो रेंट पे कर रहा है 20,000, एंड ऑल्सो वर्किंग एज एन एम्प्लॉय विद एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ रुपीज 10,000, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उसकी एस्टिमेटेड सैलरी है 10,000। तो बताओ कमेंट करके इसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है और इंप्लिसिट कितनी है।
जल्दी से भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोस्ट का डिफरेंस पता चल गया ना क्या होता है? तो बता दो फिर कमेंट करके, कौन से मुहूर्त की वेट कर रहे हो? जल्दी से बताओ, कितनी अमाउंट है इम्प्लिसिट, कितनी एक्सप्लिसिट? फास्ट। अरे भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन और इतना टाइम, कमेंट करने में इतना टाइम, हद है भाई। एक प्रोड्यूसर है जो लैंड यूज कर रहा है और रेंट पे कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई ना। 20,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही काम कर रहा है और उसकी एस्टिमेटेड सैलरी 10,000 है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी हुई? 10,000। भाई एग्जाम में इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो हो गया आपका कल्याण, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हो। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया था तो आपको याद होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सिंपल, आपको इतना तो पता है ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी जो जरूरतें होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पॉकेट में 1,000 रुपीज हैं तो आप इस 1,000 रुपीज को कहां कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप उससे पिज्जा पार्टी करना चाहते हो, है ना, उससे कोई पर्टिकुलर शर्ट टी शर्ट परचेज करना चाहते हो, क्लोथिंग परचेज करना चाहते हो, या फिर कहीं और यूज करना चाहते हो, यानी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। लेकिन इनकम तो लिमिटेड है, और आपको इस इनकम का कुछ इस प्रकार यूसेज करना होगा कि आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी करना कम से कम रिसोर्सेज में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, याद है? इसका मतलब ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज आप अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स पूरा नहीं कर सकते, आपको एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ेगा। अगर आप क्लोथिंग परचेज करते हो, आपके पास 1,000 रुपीज हैं, और अगर आप उससे क्लोथ्स परचेज कर लेते हो तो आपको अपनी पिज्जा पार्टी जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली। या फिर आप ये कह लो कि आप क्लोथ लेना चाहते हो, आप कपड़े लेना चाहते हो, एक तरफ आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट, है ना, या फिर शर्ट एंड पैंट, और दूसरी तरफ आपके पास कॉम्बिनेशन है आप स्वेटर या कोई अनदर जैकेट परचेज कर सकते हो। दोनों तो नहीं, एक लिमिटेड आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड इनकम नहीं है। और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। जिस ऑल्टरनेटिव को आप सेक्रीफाइस करते हो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। यानी जिस चीज को आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ऑप्शन ए, मान लो कि आप कहीं पर वर्क कर रहे थे, वहां पर आपको सैलरी मिल रही थी 50,000। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। ऑप्शन ए 50,000 आपको सैलरी मिल रही है, ऑप्शन बी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कुछ ज्यादा अर्निंग्स करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो। दोनों तो नहीं कर सकते, दोनों इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हो, आप हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकते। इसका मतलब दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। मान लो आपने अपनी 50,000 की सैलरी छोड़ दी, आपने इंप्लॉयमेंट छोड़ दी, आपने जॉब छोड़ दी और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी सैलरी छोड़ दी, अपनी सैलरी सेक्रीफाइस कर दी। भाई जिस चीज को सेक्रीफाइस किया जाता है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट मींस सेक्रीफाइसिंग सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू सिलेक्ट फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। भाई पहला सबसे बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए आपको बाकी ऑल्टरनेटिव्स छोड़ने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो जो आपने सेक्रीफाइस किया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो फैक्टर कॉस्ट, नॉन फैक्टर कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है? ध्यान से देख लो, यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस सैक्रिफाइसिंग वन ऑल्टरनेटिव टू सिलेक्ट अनदर ऑल्टरनेटिव। एक ऑल्टरनेटिव को छोड़कर दूसरे ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़े तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट का कॉस्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंट्स में या बिजनेस में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो सिंपल है, जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट का सब्जेक्ट होगा उनको तो पता है ना कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप 50,000 की सैलरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो 50,000 आपने छोड़ दिया ये आपकी कॉस्ट है, आप इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो तो कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में जब तक एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं होते तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी एक ऑल्टरनेटिव को छोड़कर दूसरे ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़कर फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। जो छोड़ दिया, जो खो गया, जो आप नहीं पा सके, जो छोड़ दिया, जो खो गया, जिसको आपने सेक्रीफाइस किया, जिसको आप नहीं पा सके, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सिर्फ इकोनॉमिक्स में, हम इसको अकाउंट्स या बिजनेस में कंसीडर नहीं करते। क्लियर? अच्छा, जब मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक चीज ध्यान दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इंप्लिसिट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, याद है? एनीवन याद है? एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। सो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते समय आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आप एक मैनेजर हायर कर सकते हो बाहर से, है ना? आप एक मैनेजर हायर कर सकते हो बाहर से। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव आपका क्या है? आप मैनेजर हायर करने की बजाय एक ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर परचेज कर लें जो मैनेजर की सारी क्वालिटीज के साथ आता है। आपको पता है ना, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, बहुत सारे रोबोट्स कंप्यूटर होते हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो एज एन एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। पहला, आप एक मैनुअल वर्कर अपॉइंट करो, मैनेजर, जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा और फिर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। या फिर आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम परचेज कर लो, एक सॉफ्टवेयर ऐसा परचेज कर लो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करता है और प्रॉब्लम पड़ने पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दोनों के दोनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं क्योंकि दोनों के दोनों बाहर से एक्वायर किए जाएंगे, मार्केट से एक्वायर किए जाएंगे। दोनों के दोनों मार्केट से एक्वायर किए जाएंगे। अब मान लो कि आपने मैनेजर को सिलेक्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निग्लेक्ट कर दिया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्या कहलाएगी? एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट क्यों?
क्योंकि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को निग्लेक्ट कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया मैनेजर को सिलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली मान लो आपने लेबर अपॉइंट करने हैं, आपको एक जगह लेबर मिल रहा है, आपको एक जगह लेबर मिल रहा है जो कहता कि मैं पर मंथ 20,000 में वर्क करूंगा। वहीं पर आप दूसरी लेबर मार्केट में गए और वहां पर लेबर कहता कि मैं 25,000 रुपीज पर मंथ में वर्क करूंगा। तो आपने जो फर्स्ट लेबर मार्केट थी, आपने वहां के एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया 20,000। सेकेंड लेबर मार्केट आपकी क्या कहलाएगी? सेकेंड लेबर मार्केट आपकी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रीजन क्या होगा इसका? रीजन क्या होगा? सिंपल, एक तो लेबर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रेज किया जाएगा मार्केट से, यानी एक्सटर्नल है, और दूसरा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? क्योंकि भाई आपने सेकेंड लेबर मार्केट को निग्लेक्ट कर दिया था फर्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई ना। सिमिलरली अब अगर हम इस तरफ देखें तो इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है इंटरनल कॉस्ट। अब इंटरनल कॉस्ट में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इंटरनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप मार्केट में से लेबर को हायर कर सकते हो एज अ मैनेजर, या फिर आप वेट, यहां पर इंप्लिसिट कॉस्ट की बात हो रही है ना, ये एग्जांपल सेट नहीं बैठेगी, मान लो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लेबर वर्क करना चाहते हो, ऑल्टरनेटिव 1 फॉर ₹20,000, और सेकेंड ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर वर्क करना चाहते हो जिसकी सैलरी होगी ₹50,000। ये दोनों ही इंप्लिसिट कॉस्ट है। भाई अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लेबर वर्क करोगे तो आपकी इंप्लिसिट कॉस्ट होगी 20,000, और अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर वर्क करोगे तो ये आपका कहलाएगा 50,000 इंप्लिसिट कॉस्ट। सर इंप्लिसिट कैसे? क्योंकि भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप मार्केट से लेबर या मार्केट से मैनेजर को नहीं लेकर आ रहे हो, आप खुद अपने आप को एज अ लेबर और मैनेजर यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये दोनों इंप्लिसिट कॉस्ट है। मान लो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लेबर वर्क नहीं करते, एज अ मैनेजर वर्क करते हो, आपने मैनेजर की पोस्ट को सिलेक्ट किया, लेबर की पोस्ट को निग्लेक्ट कर दिया, तो ये लेबर जो है ये क्या कहलाएगा? इंप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे इंप्लिसिट कैसे है? क्योंकि भाई आप एज अ लेबर वर्क करना चाहते थे, इंटरनल इंप्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे? आपने लेबर को निग्लेक्ट कर दिया मैनेजर को सिलेक्ट करने के लिए। सो जिसको सेक्रीफाइस किया जाता है उसी को तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सो लेबर ₹20,000 आपका कहलाएगा इंप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए जल्दी से। हम भी इसको ट्राई कर रहे हैं, हम भी इसको साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट करके आप जल्दी आंसर बता दो, अदरवाइज हम तो करवा ही रहे हैं इसको। ओके अच्छा, देखो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं लीविंग अ जॉब ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। मान लो कि आप कहीं पर वर्क कर रहे हो और पर मंथ आपको 1 लाख रुपीज सैलरी मिलती है जो आपने छोड़ दी। आपने 1 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी को छोड़ दिया एंड evicting his tenant who was paying ₹50,000 per month। आपने अपना एक कमरा, एक घर किराए पर दे रखा था
और वो किराएदार आपको 50,000 रुपए पे करता था, आपने उस किराएदार को भी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एक ना फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स, आपको गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा, एज अ ओनर ही पेज ₹10 लाख फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, आपने मार्केट से इनपुट्स एक्वायर किए 10 लाख रुपीस के। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है और इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है। अगर आता है तो कमेंट में आंसर बताओ, नहीं आता तो हम सॉल्व करवाते हैं जल्दी से। अगर आता है तो आंसर बताओ, नहीं आता तो हम सॉल्व करवाएंगे ना, क्या बात है। चलिए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई आसान है, फिर भी आपका कमेंट नहीं आ रहा है, यानी अभी भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो जब हम कोस्ट की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि कोस्ट में हमें एक तो एक्सप्लिसिट कोस्ट इंक्लूड करनी होती है और एक तरफ हमें इम्प्लिसिट कोस्ट इंक्लूड करनी होती है। एक्सप्लिसिट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा इंकर्ड की जाती है फॉर एक्वायरिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। तो आपने मार्केट से कितने इनपुट्स एक्वायर किए, क्वेश्चन में दे रखा है ₹10 लाख, है ना। तो आपके एक्सप्लिसिट कोस्ट कितनी है, 10 लाख। इसके अलावा आपकी इम्प्लिसिट कोस्ट कौन सी है, लीविंग अ जॉब ऑफ ₹1 लाख पर मंथ, आपने 1 लाख की जॉब छोड़ दी, अपॉर्चुनिटी कोस्ट आपने वो छोड़ दी। इसके साथ साथ आपने जो लैंड रेंट पर दे रखा था 50,000, आपने वहां से अपने किराएदार को भी निकाल दिया। तो ये आपकी इंप्लिसिट कोस्ट है, क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस में खुद काम करोगे, तो ये तो मार्केट से नहीं रेज किया ना आपने, आप खुद काम कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ये तो आपने मार्केट से रेज नहीं किया। जो चीज मार्केट से रेज नहीं की जाती, ऐसे इनपुट्स जो मार्केट से अरेंज नहीं किए जाते, वो आपके कहलाते हैं इंप्लिसिट कोस्ट। तो 1 लाख आपकी इंप्लिसिट कोस्ट है, यस। इसके साथ 50,000 भी आपकी इंप्लिसिट कोस्ट है, क्योंकि भाई आपने वो लैंड भी यूज करना है जो पहले आपने किसी किराएदार को दे रखा था, किराएदार को आपने भगा दिया, अब वो आप लैंड यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। क्या आपने लैंड बाहर से रेज किया? नहीं, आपका खुद का लैंड है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज थी, तो ये भी आपकी इंप्लिसिट कोस्ट है। तो टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट, 10 लाख प्लस 1,50,000, 11,50,000। सॉल्व्ड, सिंपल था। चलिए आज के इस आखिरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? ऑब्वियसली यस। देखो जब हम सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक का खर्चा, जिसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी पड़ती है, मार्केट तक उनको पहुंचाना भी पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो सेलिंग कॉस्ट कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें करनी पड़ती है। जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए। भाई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लैंड, तो ये सब क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा। सर हमारे सिलेबस में, हमारे कॉन्सेप्ट में सेलिंग कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है? भाई आपके सिलेबस में प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ही करनी है, और यहां तक हमने आपको जितना सिखाया वो प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट था।
फैक्टर कोस्ट, नॉन फैक्टर कोस्ट, इम्प्लिसिट कोस्ट, एक्सप्लिसिट कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन कोस्ट ही कहलाती है। सो जितने भी इनपुट्स आप यूज करते हो, चाहे वो फैक्टर इनपुट्स हैं चाहे वो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, वो आपके प्रोडक्शन कोस्ट का पार्ट कहलाते हैं। कंप्लीट, आज का हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। जाने से पहले आपके लिए हम एक होमवर्क देना चाहेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। आपको पता लगाना है प्रोडक्शन कोस्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब जो प्रोडक्शन कोस्ट आप डिस्कस कर रहे हो, क्या ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ये आपका होमवर्क है। तो यहां पर आज का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट कवर किया, कोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कवर की, जैसे एक्सप्लिसिट कोस्ट, इम्प्लिसिट कोस्ट, सेलिंग कोस्ट, प्रोडक्शन कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, नॉन फैक्टर कोस्ट। आने वाले सेशन में हम टोटल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, एवरेज कोस्ट, उनकी कैटेगरीज भी अंडरस्टैंड करेंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। अब से पहले जितने चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं लाइव, उन सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज के बाद से जितने चैप्टर्स हम अपलोड करेंगे, जितने लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, उन सभी सेशंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन सेशंस की जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।